शुरू करें भैया? बिल्कुल करें। बिठा जाओ। आज नहीं जहाँ तक पहुँचे, मेरी जिंदगी का मिशन इंसान से इंसान को जोड़ना, कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ना, ताकतवर और अत्याचारी लोगों के खिलाफ मुसलसल जिहाद करना, और मैं यूं कह सकता हूं, तलवार मेरे सर पे लटकती रही मगर मैंने किसी अमीर को सजदा नहीं किया। मेरा काफिले में चलने वाले बहुत सारे लोग इस 30 साल के राजनीतिक सफर में बड़े दलों के अंदर बड़े लोगों से प्रभावित होकर चले गए। मैं तन्हा चला था और मेरा सफर जारी रहा और जारी है। आ जाओ मनोज, आपके इंतजार में बहुत देर रुका है। मैं ये कह सकता हूँ अपने बारे में, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। लेकिन इस वक्त जब दीपावली का खूबसूरत मौका है, मैं सभी त्योहारों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं शहरवासियों को, नगरवासियों को, प्रदेश के और देश के लोगों को अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से दीपावली की मुबारकबाद देता हूँ। और आज भाई दूज का पावन पर्व है, जिसमें सिर्फ प्रेम, स्नेह, सद्भावना और जज्बात होते हैं। आज इस खूबसूरत और सुनहरे मौके पर सभी भाइयों को और सभी बहनों को मुबारकबाद देता हूं, और महसूस करता हूं कि मेरा शहर जो खुशियों में डूबा हुआ था, उन लोगों की निंदा करता हूं जिन्होंने अपने स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ के लिए आज भाई दूज के पावन पर्व को मेरे खिलाफ एहतजाज के लिए चुना। उन शरीफ लोगों के लिए जो इस जुलूस में शामिल थे, मैं शासन से मांग करता हूं कि उनकी शराफत के रिकॉर्ड, उनकी भलमनसियात के रिकॉर्ड, उनकी नेक चलनी के रिकॉर्ड प्रशासन इकट्ठा करके जनता को बताए। और आप लोगों को मैंने खास तौर से इसलिए बुलाया कि मेरे पास वो वीडियो क्लिपिंग मौजूद हैं जो आपको अभी दिखाऊंगा, जिससे ये महसूस होगा कि विदिशा की वो राजनीतिक संस्कृति जहां बाबू तख्तमल जी, बाबू राम साहे जी, बाबू निरंजन वर्मा जी, मोहतरम मंजूर अली खान साहब पैदा हुए थे, वो राजनीतिक संस्कृति जहां मतभेद तो हुआ करते थे लेकिन मनभेद नहीं हुआ करते थे। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसको मनभेदों तक लाने का काम किया है, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं उसके लिए कानून की शरण में तो जाऊंगा ही, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे लोग, जो विदिशा शांति का टापू रहा है, 1992 में भी जब पूरा मुल्क जल रहा था, तब विदिशा में मोहब्बत की फजाएं महक रही थी। सैद्धांतिक प्रतिबद्धताएं अपनी जगह थी, लेकिन जाती मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया था। उन लोगों ने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और अफसोस भी जाहिर करता हूं। मैं जानता हूं कि वो नौजवान अपनी अक्ल से काम नहीं ले रहे थे, बल्कि उन्हें एक पराजित कांग्रेसी नेता के ड्राइंग रूम से ये दर्श मिली थी कि वो जाएं और बदअमनी फैलाएं, और शहर में किसी हत्यारे को पकड़वाना उनकी मंशा नहीं है। जो वीडियो क्लिपिंग आपको दिखाऊंगा उससे आप अंदाज लगा सकेंगे। मैंने प्रदेश के बाहर भी, मेरे चाहने वालों ने वो वीडियो क्लिपिंग देख ली, और मैं प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी उस पर कानूनी कार्रवाई के अंदर जा रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि कानून और माननीय न्यायालय मुझे न्याय दें और इंसाफ दें और लोगों को से जवाब मांगे। लेकिन ये तय है कि हत्यारों को सजा दिलाना उनकी मंशा नहीं थी। उनकी मंशा ईर्ष्या में झुलसते हुए मन को, मुनव्वर सलीम को अपमानित करने
करके शांति, मुनव्वर सलीम को शब्दावली से अपमानित करके अपने मन को शांत करना थी। मैं विदिशा की जनता को मुबारकबाद देता हूं कि आज मेरे पास जो वीडियो क्लिपिंग आई है, जो मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, मेरे भाइयों के, सबकी गिरफ्तारी को, मेरे पूरे परिवार की गिरफ्तारी को मांग को लेकर जो मेहरबानी फरमाई है शहर के शरीफ लोगों ने, एक जुलूस निकाल के, उस जुलूस की तादाद ये बताती है कि मेरा शहर अमन का टापू है, था और रहेगा। यहाँ चलने वाली मोहब्बत की हवाओं को कोई छोटे मोटा आदमी, कोई परदेसी लोग यहाँ आके उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसके लिए शहर मुबारकबाद का पात्र है। मैंने परसों मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय में जाकर और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र देकर ये मांग की थी कि दीपू मिश्रा हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसलिए की थी मैंने मांग कि मैं ये जानता हूं, इस सच्चाई को मुझे कहते हुए दर्द है मेरे मन में कि मैं मुसलमान माता की गर्भ से जन्मा हूं, सिर्फ इसलिए मेरा नाम बार बार लिया जा रहा है। मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, एक कमजोर घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए बार बार मेरा नाम लिया जा रहा है। ज्ञापन के अंदर ये कहा जाए कि वो अपनी इस गाड़ी पे सांसद लिखते हैं। तुम्हें भगवान ने अगर एमएलए भी नहीं बनाया और पार्षद भी नहीं बनाया तो ये तुम्हारे कर्मों का भोग है। अगर मुझे सांसद बनाया तो मैं सांसद लिखता हूं, क्या लिखने लगूं पार्षद? तो मैं इस चीज का लिहाज करते हुए, इस बात का लिहाज करते हुए कि दीपावली का त्योहार का एहतराम करना है, मेरे भांजों का नाम की इंफॉर्मेशन पुलिस ने मुझे पहुंचाई। लोग भगाते हैं, दौड़ाते हैं, मैं दौड़ा सकता था, मैं भी भगा सकता था। मैंने खुद ले जाके एक भांजा जो शहर से बाहर था उसे बुला के अपने हाथ से पुलिस के हवाले कर दिया और ये कहा कि माननीय न्यायालय से न्याय मांगूंगा। मैंने स्वयं अपने हाथ से, मैं जानता था कि मैं मुसलमान माता की गर्भ से जन्मा हूं और शहर के वो टुच्चे और कमजोर लोग जो तन्हा इंफरादी तौर पर मेरे सामने नहीं आ सकते, मेरे आचरण के सामने नहीं आ सकते, मेरी ईमानदारी के सामने नहीं आ सकते, मेरे संघर्ष के सामने नहीं आ सकते, मेरी त्याग और तपस्या के सामने नहीं आ सकते, मेरी मानसिक तन मन और धन की जो पवित्रता है उसके सामने नहीं आ सकते। मैं जानता था ऐसे कमजोर लोग हमेशा धर्म का सहारा लेते हैं, ऐसे कमजोर लोग हमेशा जात का सहारा लेते हैं। इसलिए मैंने शहर की सद्भावना को मद्देनजर रखते हुए ना न्याय मांगा, ना जांच मांगी, मैंने सीधा पुलिस को दिया अपने भाइयों को ले जाकर। इसके बाद भी एहतिजाज। मैं आप सब प्रबुद्धजनों से कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि मैंने अपने जीवन में कुछ ना कमाया हो, लेकिन मैंने बड़े से बड़ा त्याग किया है शहर की सद्भावना के लिए। मेरा भाई सिटिंग पार्षद 8 नंबर में, लेकिन जब सांप्रदायिक तनाव हुआ विदिशा के इतिहास में पहली बार मैंने ये कहा कि चुनाव शांति से ज्यादा प्यारा नहीं है, चुनाव मोहब्बत और भाईचारे से ज्यादा प्यारा नहीं है। मैंने सिटिंग पार्षद को विड्रा कर लिया। आज तक विदिशा के इतिहास में अमन और शांति और भाईचारे के लिए किसी ने अपना चुनाव से अपने आप को दूर नहीं किया। मैंने अपने भाई को विड्रा कर लिया और मैंने कहा जाओ, शहर का अमन हमें पार्षद से ज्यादा प्यारा है, तुम लड़ो चुनाव। लेकिन अगर ये लोग जो हमेशा इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि अमुक आदमी अमुक धर्म में पैदा हुआ है, अमुक आदमी अमुक जात में पैदा हुआ है, अमुक आदमी अमुक स्थान पर पैदा हुआ है, अगर इन लोगों के ऊपर बंदिश नहीं लगाई गई, मैंने इसलिए सीबीआई की मांग की है। मैं राज्यसभा के पहले दिन, पहले घंटे, पहले मिनट ये बात उठाऊंगा कि अगर मेरा कहीं दोष हो उस हत्या के अंदर, स्वर्गीय दीपेश मिश्रा की हत्या के अंदर, तो मैं लोहानी पे चढ़ के अपनी जान दूंगा। वरना वो लोग जो दीपेश मिश्रा के साथ अस्पताल नहीं गए भोपाल, मरघट नहीं गए अग्नि देने, और दीपेश मिश्रा की उनको हत्या की चिंता है और मुनव्वर सलीम को अपमानित करने की चिंता है, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, जेल की हवालात में होना चाहिए, क्योंकि उनकी मंशा शहर के मासूम बच्चों को सांप्रदायिक आग में झोंकने की है। उनकी मंशा हत्यारों को सजा दिलाने की नहीं है, ना उन्होंने हत्यारों को सजा की मांग की है, वो तो इनफिरादी मुनव्वर सलीम की मांग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं उस कांग्रेसी नेता को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो पराजित भाव में डूब के, अपने नौकरों को भेज के, अपने सहपाठियों को भेज के, अपनी संगी साथियों को भेज के वो शहर का अमन खराब कराने का काम कर रहा है। मेरे पास रिकॉर्ड है, सबूत है, वीडियो क्लिपिंग है कि उनने भेजा। और मैं उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं जो पहले हुआ करती थी कांग्रेस युक्त भाजपा, भाजपा युक्त कांग्रेस, और अब भाजपा युक्त
कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है इस प्रदर्शन में। मैं ये कह सकता हूँ, उन भाजपाई कांग्रेसियों से भी कहना चाहता हूँ कि तुम त्योहारों के नाम पे सियासत करते हो, भगवानों के नाम पे सियासत करते हो, और तुम भाई दूज और दीपावली जैसा पर्व बिगाड़ रहे हो। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मुझ जैसे कमजोर आदमी की दावत पे यहाँ आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जैसा कहा, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अगर मेरे जेल जाने से शहर में अमन बन सकता है तो न सिर्फ मैं अपने बीवी बच्चों के साथ जेल जाने को तैयार हूँ, मैं अपनी नाती पोतों के साथ जेल जाने को तैयार हूँ। लेकिन अगर उन उन्मादी तत्वों के जेल जाने से शहर में अमन हो सकता है जिनकी वीडियो क्लिपिंग ये बता रही है कि मुल्क में नफरत की आंधी चलाना चाहते हैं, तो फिर उनको जेल जाना चाहिए। ये मुतालबा हर प्रबुद्ध भारतवासी का होना चाहिए, हर प्रबुद्ध विदिशावासी का होना चाहिए। मैंने ये मुतालबा, मेरी नकल में कुछ लोगों ने आज सीबीआई जांच की मांग की है। मैंने ये मुतालबा परसों रेस किया था, भारत के गृह मंत्री से कहा था, और इंशाअल्लाह वक्त रहते, मौका रहते, सेशन के पहले दिन ये मामला उठाऊंगा और मैं सीबीआई डायरेक्टर को खुद मिलकर ज्ञापन दूंगा। इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं, दीपेश मिश्रा हत्याकांड में सबसे गंभीर जो मामला है वो ये है, मुझे अपमानित करने के लिए, मेरे परिवार को अपमानित करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए। ये हो सकता है कि दीपेश मिश्रा हत्याकांड पर राजनीति करने वाले लोग दीपेश मिश्रा के आई विटनेसेस का कत्ल कर दें। ये मेरा इल्जाम है, इसलिए उनकी रक्षा होनी चाहिए। किस कांग्रेसी नेता का हाथ है इस सबके पीछे, ये आप पता लगाइए। वजह क्या है, ऐसा क्यों? राजनीतिक विरोध। राजनीतिक विरोध, इस पूरे मामले को राजनीतिक विरोध माना आप बताइए, हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। ये ऐसा बड़े दिल का शहर है, यहाँ तो एक सम्मानित नेता स्वयं एक कुकृत में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर आरोप लगा था। सच और झूठ तो अदालत क्या करेगी, उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। भाई मुझे कि मैं, ये सही है कि मैं मुसलमान हूँ, गरीब मुसलमान हूँ, तो मुझे दबा भी सकते हो, मुझे डरा भी सकते हो, मुझसे इस्तीफा भी मांग सकते हो, लेकिन ये दंड कब तक देते रहोगे? जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उन्होंने उनसे इस्तीफा नैतिकता के आधार पर मांगा था, जिन्होंने नैतिकता दरकिनार कर दी थी। मैं गुस्से में भी हूँ और गम में भी हूँ। मुझे हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि मेरे शहर में परदेश से आए हुए ये लोग जो शहर बदर हैं, ये दूसरे शहरों से आके यहाँ बसे हैं। उन शहरों में जिनके ये रहने वाले थे, वहाँ ये पार्षद भी नहीं बन सकते, यहाँ एमएलए और एमपी बनने का ख्वाब देखते हैं। ये कब तक विदिशा को प्रयोगशाला बनाए रखें? संगठन के लोगों का आरोप है कि आप पुलिस और प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं। अगर कहीं से सिद्ध हो जाए, दबाव बनाने वाले अपने परिवार के लोगों को हाथ पकड़ के नहीं देते हैं, दबाव बनाने वाले फरार होते हैं, दबाव बनाने वाले छिपा के रखते हैं मुलजिमों को। हमने जिस वक्त पता चला उसी वक्त पुलिस के हाथ में दे दिया, और हमने कहा आप पूरा ताउन चाहते हैं, अदालत से न्याय मांगेंगे। एक आरोप ये भी है कि आप उस रात में घटना के वक्त घटना स्थल पर पहुंचे और आपने एक गाड़ी को वहां से भगवाया। अगर ये आरोप, घटना स्थल तो ऐसा है, मेरी बहन का घर था। मैं दिन में 16 बार जाता हूँ, सबको मालूम है, मेरी सगी बहन का घर है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि मैंने कोई गाड़ी भगाई दुनिया की किसी जांच में, और जो आरोप लगा रहे हैं अगर वो लोग मानवीय आधार पे अपनी माता के सर पे हाथ रख के कह दें कि मैंने कोई गाड़ी भगाई, या पुलिस का कोई ऑफिसर कह दे, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। मैं सद्भावना के मामले में इतना गंभीर हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे एहसास की तर्जुमानी आप भी करें। आप क्या वजह मानते हैं इस पूरी लड़ाई और हत्याकांड के पीछे? सब पूरी दुनिया को मालूम है, लड़ाई पहली बार हुई है। स्वर्गीय दीपेश मिश्रा जी सज्जन आदमी थे, और बाकी लोग जो हैं, जो उनके विरोध, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो भी सज्जन हैं, जो उनके बहुत महबूब दोस्त हैं, उनका भी रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। उन पे 302 भी चला है, और आज जो है यादव फैमिली अपने जवान बेटे से महरूम है उनके कारण, उनका भी ये रिकॉर्ड रहा है, जो सज्जनता के ठेकेदार हैं। इसीलिए मैं पुलिस से मांग करता हूं कि आज प्रदर्शन के अंदर जो सज्जन पुरुष शहर के शामिल थे, वो हम तो दुर्जन हैं, लेकिन उन सज्जनों का रिकॉर्ड निकाला जाए। काला कोट पहनने से 302 नहीं छुप जाता है, काला कोट पहनने से 307 और वो अखिलेश यादव का कटा हुआ हाथ नहीं लग जाता है। कौन लोग हैं ये, क्या चाहते हैं शहर में? हम वो लोग, हम शहर के विकास के लिए लौटे हैं, जो यहाँ से जीत के जाते हैं वो नहीं लौटते हैं। हम शहर में मजहब और मिल्लत की परवाह किए बगैर लोगों के इलाज के लिए खड़े रहते हैं।
हम बगैर ये सोचे हुए कि राजनीति में हमें शहर ने क्या दिया है और हमें उसे क्या देना है, हम रोज राज्यसभा में विदिशा की आवाज बुलंद करते हैं, हम बेतवा की पाकिजगी की बात करते हैं, हम ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज बनाने की बात करते हैं, हम फैक्ट्रियां लगवाने की बात करते हैं, हम विदिशा को पर्यटक स्थल बनाने की बात करते हैं। और ये लोग जो विदिशा को राजनीतिक रूप से झुलसा देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। विदिशा की राजनीतिक संस्कृति ये रही है कि बाबू रामसाई जी, बाबू तख्तपाल जी और बाबू नरेंद्र वर्मा जी जब स्टेज पे खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि ये एक दूसरे को मिटा देंगे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। हम और ब्रजेन भाई जब छात्र राजनीति में थे, एक दूसरे के खिलाफ हमारी विचारधाराएं थी, लेकिन जब मिलते थे तो आज भी ब्रजेन भाई साहब कहते हैं, कल भी ब्रजेन भाई साहब कहते थे। हम जैसा आदमी जिसने आर्य समाज मंदिर के अंदर देवेशार्य ब्रजेन पांडे के साथ होश संभाला, हम पे सांप्रदायिकता का इल्जाम लगाओगे? अगर मैं सांप्रदायिक हूँ इस देश का, अगर मैं सांप्रदायिक हूँ तो इस देश का कोई मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है। फिर सांप्रदायिकता से परे हटते हुए क्या आप ये मान सकते हैं कि आप जब से राज्यसभा सांसद बने हैं, आपके जो परिजन हैं उन लोगों के हौसले क्या जुर्म कर दिया, क्या जुर्म कर दिया? अगर वो कहीं खुशी का इजहार करते हैं, क्या जुर्म कर दिया? मुझे ये समझ नहीं आया कि कौन सी किसी ने लड़की भगा दी, कौन सा किसी ने सट्टा जुआ खेला, कौन सा कोई कैसीनो चला रहा है, कौन सी शराब बिकवा रहा है, कौन से जमीनों पे कब्जे कर रहा है, कौन से मकान बनवा रहा है, कौन से प्लाट छीन रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड दिखाऊं? अगर भाई एक मुसलमान को तुम सांसद बनते देख के भी परेशान हो तो ये तो तुम्हारी तंगदिली की इंतहा है। और मैं फिर कह देता हूं, जो लोग परेशान हैं वो जिंदगी में उस बिल्डिंग को देख भी नहीं सकते जहां मैं बैठता हूं। इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल मन से बोल रहा हूं, मेरे मन में मस्तिष्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं सक्षम होते हुए उत्तर नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे शहर की शांति, मुझे अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान से ज्यादा प्यारी है। और मैं उन नौजवानों को समझाना चाहता हूं जो नेताओं के हाथ के खिलौना बन के अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, अपने जीवन पे सांप्रदायिकता का दाग लगा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिन नेताओं के इशारों पे वो चल रहे हैं, उन नेताओं को ना तो पैर पड़ने में देर लगती है, ना हाथ जोड़ने में देर लगती है, ना गाली बकने में देर लगती है, लेकिन वो नौजवानों को शिकार बनाते रहते हैं अपनी सियासत का। नौजवानों को उन नेताओं से दूर रहना चाहिए। अगली रणनीति आपकी क्या हो सकती है? हमारी रणनीति एक कमजोर आदमी, उनसे बड़ा जुलूस निकाल सकता हूं, उनसे बड़े नारे लगा सकता हूं, उनसे गंदे नारे लगा सकता हूं, उनसे ज्यादा शहर के अंदर गलियों गलियों घूम सकता हूं, लेकिन नहीं घूम सकता क्योंकि मुझे शहर का अमन, शहर की शांति और देश की एकता प्यारी है। क्या कर सकता है ऐसा कमजोर आदमी जो असहाय हो? कहते नहीं है, जिसने लादी बेशर्माई उसने खाई दूध मलाई, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम।